गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे ऑल सेट्स ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि बच्चों अभी ये क्लियर हो गया है बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार कि जो लास्ट ईयर के जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट 5 ईयर के, उन्हीं में से फाइनल क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे ये सेट ए। देखिएगा यहाँ पर सेट ए है और इकोनॉमिक्स 12th क्लास। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अवसर लागत का अर्थ है अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत, वास्तविक लागत, कुल लागत, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए है, अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत। क्योंकि जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो दूसरे नंबर के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग की लागत है। देखो बच्चों, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ क्लियर करूँगी। मान लीजिए एक खेत है, एक ये खेत है और इसमें अगर हम गेहूँ बोना चाहते हैं, अगर हम करेंगे गेहूँ की खेती तो हमें 5,000 रुपये की आमदनी होती है। अगर हम चने बोते हैं तो हमें 4,000 रुपये की। अगर हम सरसों बोते हैं तो हमें होती है 3,000 रुपये की आमदनी। तो हम क्या करेंगे, हम गेहूँ बोएंगे। लेकिन दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ चने का जो उत्पादन हम करते हैं, जो 4,000 रुपये छोड़ करके हम 5,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जो दूसरे नंबर का, तीसरा ऑप्शन तो हमने लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा, अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ये जो चने की जो कॉस्ट है ये हमने छोड़नी पड़ी और इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है। ए ऑप्शन पूरक, बी स्थानापन्न, स इकाई, द शून्य। तो यहाँ पर पूरक आएगा क्योंकि कार और पेट्रोल एक दूसरे के पूरक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड जो क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा। ए ऑप्शन शून्य, बी ऋणात्मक, स अधिकतम और द इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन स है। वो कैसे, अभी दिखाएंगे आपको। कि ये देखिएगा, ये है हमारा कुल उत्पादन, टीपी है ये। और जब जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की और ये है हमारा एमपी। जब ये इस प्रकार से हो जाता है एमपी। जब कुल उत्पादन हाईएस्ट है तो सीमांत उत्पादन क्या है, 0 है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जब क्वेश्चन क्या था, जब सीमांत उत्पादन शून्य है, ये रहा सीमांत उत्पादन, और ये तो कुल उत्पादन उस टाइम पे है हाईएस्ट यानी कि अधिकतम। तो स ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एम आर वक्र ए आर वक्र के नीचे होता है, ये गलत है। कीमत बराबर है औसत आय और बराबर है सीमांत आय, यानी कि P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, ये ठीक है। दूसरा है, स ऑप्शन है ए आर स्थिर रहता है, तो ये दोनों ही ठीक हैं। तो डी ऑप्शन हमारा होगा। द ऑप्शन ब और स दोनों आते हैं। ये कैसे, ये क्यों ऐसा हमारा ठीक है, तो ये मैं इसको क्लियर करूँगी डायग्राम के माध्यम से। देखो बच्चों, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर P, यहाँ पर P है और ये है ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम आर। ये दोनों, यानी कि देखो पहली शर्त जो बी ब ऑप्शन था, कीमत ए आर एम आर, ये हमारी यहाँ पर क्लियर हो रही है। और दूसरा जो ए आर है ये स्थिर रहेगा चाहे हम कितनी भी इकाइयाँ बेचें, यानी कि देखो एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, तो सभी इकाइयों से बराबर ही औसत आगम, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा सही है। देखो, कुल लागत, टोटल कॉस्ट, टीएफसी गुना टीवीसी ये नहीं है। टीसी टीएफसी भाग में टीवीसी ये भी नहीं है। टीसी
TFC जमा TVC, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है और ये माइनस वाला भी नहीं है। तो देखो बच्चों, ये हमारा पर स ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये क्यों है, ये हम आपको क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, ये स्थिर जो लागत होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, उसकी शेप ऐसे होती है। इसका मतलब है, मान लीजिए 100 रुपये लागत आई है, चाहे हम 1 इकाई का उत्पादन करें, 2 का करें, 3 का करें, ये लागत उतनी ही रहेगी। और ये होती है परिवर्तनशील लागत, जो शून्य से शुरू होती है। परिवर्तनशील लागत ये है VC। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी जो TC है वो यहाँ से शुरू होगी। TC यहाँ से शुरू हुई है, क्यों? क्योंकि इसमें FC और VC दोनों जोड़ दी गई हैं। तो देखो, ये जो है TC, ये यहाँ से शुरू हुई है, ना कि शून्य से, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से, तो दोनों को जोड़ा गया है। तो इसलिए हमारा C ऑप्शन ठीक है, स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये था 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा छठा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में नहीं, 1920 में नहीं, 1935 में बिल्कुल ठीक है, 1995 में नहीं। देखो, WTO की स्थापना हुई थी 1995, WTO, और 1905 में नहीं था, 1920 में भी नहीं था, तो 1935 हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर 1935 RBI की स्थापना हुई थी और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1935 लिखना है। अगर RBI का राष्ट्रीयकरण आ जाए तो 1949 लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि MPC 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, MPC 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर हमने आंसर देना तो हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना है। K = 1/1 घटा MPC। हम क्या करेंगे कि 1/1 घटा 0.8 लिख देंगे, यह आ जाएगा 1/0.2 आ जाएगा। और पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर हमने 10 करना पड़ेगा और इसको उलट देंगे, तो 10/2 बराबर है 5। हमारा गुणक का मूल्य होगा 5। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन A 1, B 2, C 4 और D 5। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है D। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8वां क्वेश्चन हमें चाहिए, और 8वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया ट्रू एंड फॉल्स। निम्नलिखित कथन सही है या गलत हैं, बताइए। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8वां, गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। नहीं होता है, गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये गिफन जो वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद हैं, तो ये फॉल्स है, F है, यानी कि ये रोंग है, क्योंकि सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। ये बिल्कुल ध्यान दे लें। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पर कि सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। अगर इस प्रकार से आता तो हमारा राइट होता, सत्य होता। अब ये फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 तटस्था वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि 2 तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये नहीं काटते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है, ये गलत है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। ये ट्रू है, ये सही है, क्योंकि कृषि पे भी लागू होता है और उद्योगों पर भी लागू होता है। तो यहाँ पर ये घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, तो ये सही है, यानी कि ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत के समान होती है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत के समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। ये भी फॉल्स है, गलत है ये क्वेश्चन, फॉल्स है। उसका कारण है कि पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो, जो भी वस्तुएं बनकर तैयार हो जाती हैं कंपनी के अंदर, वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब स्टॉक कहलाती है। और जितना माल बिकने के लिए तैयार है प्रचलित कीमत पर, उसको हम पूर्ति कहते हैं। तो जितना माल बना है उससे ज़्यादा पूर्ति हो ही नहीं सकती, माल बिक ही नहीं सकता, इसलिए पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, ये सही है। उसका कारण क्या है, ये सत्य है। तो देखो, हम इसको बनाकर दिखाएंगे। जो AR कर्व है वो मांग वक्र भी कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। देखो, ये AR कर्व है और इसको हम मांग वक्र भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे हुए थे, 13 क्वेश्चन हुए थे, 3 क्वेश्चन और हैं इस सेट के हमारे, तो अब हम देखेंगे उनको। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वैसे तो ये सिलेबस में कटवाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा ये ट्रू है,
क्यों है? देखो बच्चों, व्यापार शेष में आयात और निर्यात का अंतर शामिल होता है। निर्यात माइनस आयात यानी कि x माइनस में m, ये शामिल होता है, वो भी वस्तुओं का। किसका? वस्तुओं का। लेकिन भुगतान शेष में वस्तुओं का, सेवाओं का और पूंजीगत अंतरण यानी कि 3 चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें होती हैं 3 चीज़ें और इसमें होती है एक वस्तु, एक चीज़। तो देखो 3 वाला ज़्यादा है। तो देखिए इसमें क्या होती है? दृश्य मदे, भुगतान शेष में दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजीगत अंतरण। जबकि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदे, केवल दृश्य मदे, और इसमें दृश्य भी और अदृश्य भी और कैपिटल ट्रांसफर भी, यानी कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये इससे विस्तृत धारणा ये ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट है, सभी राष्ट्रों में स्थिर विनिमय दर प्रणाली पाई जाती है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। कारण क्या है? उसका कारण यही है कि देखो 1977 में नम्य विनिमय दर प्रणाली आ गई थी और स्थिर विनिमय दर प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए ये गलत है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। और 16वां क्वेश्चन है, पेट्रोल का स्टॉक राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ये फॉल्स है। कारण क्या है? क्योंकि जो स्टॉक होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जो पूर्ति होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं बी सेट के क्वेश्चन। ये हमने 16 क्वेश्चन यहाँ पर कराए, क्योंकि पहले 16 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे, अब की बार 40 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है। सभी के सभी क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर पूरा फोकस करना है। तो नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है बी सेट, अब हम उसको देखेंगे। बी सेट आपके सामने है, ये देखिएगा 2019 का पेपर है, सीनियर सेकेंडरी है और ये अर्थशास्त्र का है। तो बी सेट में हमने लेने हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बी सेट का। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र पर कौन सा कथन सही है? समष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें क्या लेंगे हम? मैक्रो वेरिएबल्स लेने हैं, एग्रीगेट की स्टडी। देखो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समूह का अध्ययन होता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? पूरे राष्ट्र की आय है। ए ऑप्शन है। समष्टि अर्थशास्त्र पर कौन सा कथन सही है? तो ये सही है। बी है, चुनाव और सीमितता का अध्ययन, ये नहीं है। निजी उत्पादन को प्रोत्साहन, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है, गीफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है। देखो बच्चों, जब गीफन पदार्थ होते हैं जो मांग के नियम के अपवाद होते हैं, इनमें मांग वक्र का ढलान धनात्मक होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है गीफन प्रोडक्ट का। तो ए ऑप्शन धनात्मक ये सही है। बी ऋणात्मक ये नहीं है। ओ एक्स के समानांतर ये भी नहीं है। वाई एक्स के समानांतर ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बच्चों, वो देखिएगा। प्रतिफल के नियम निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? देखो बच्चों, मांग नहीं, कीमत निर्धारण नहीं, साधन कीमत नहीं, उत्पादन में, बिल्कुल उत्पादन के जो नियम हैं वो प्रतिफल के नियम कहलाते हैं। और प्रतिफल के 2 नियम होते हैं, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। एक है कारक के और एक है पैमाने के प्रतिफल। तो 2 प्रतिफल हैं। ये प्रतिफल के नियम किसका है? उत्पादन का है, इसलिए हमारा द ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है चौथा, तटस्थावक्र मूल बिंदु की ओर होता है, नतोदर उन्नतोदर, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, ये तटस्थावक्र है, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, ये इंडिफरेंस कर्व है IC, और ये मूल बिंदु है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसकी तरफ ये होता है कॉन्वेक्स। उन्नतोदर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है। MC=TR ये नहीं है, और MC=MR ये बिल्कुल ठीक है। MC=TC ये भी नहीं है। AC=R ये भी नहीं है। तो देखो ये कैसे? पूर्ण प्रतियोगिता में देखो फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है MC=MR, और दूसरी जो शर्त होती है वो है MC
एम आर को नीचे से काटे, एम आर को नीचे से काटे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये दोनों शर्तें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक भी मिल जाए वो भी ठीक है। तो एम सी इज इक्वल टू एम आर, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा था, ये था 5वां। अब हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। शेष विषव क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें शेष विषव यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी दुनिया यानी कि बाहर के जो देश हैं उनको हम शेष विषव बोलते हैं, वो कौन सा है? देखो बाहर देशों के साथ हम क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उपभोग होता है, उधार मुद्रा उधार दी जाती है, वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, मुद्रा जारी करने का अधिकार किस बैंक को है? केंद्रीय बैंक को है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्यापारिक बैंक मुद्रा जारी नहीं कर सकते, सहकारी बैंक मुद्रा जारी नहीं कर सकते, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है बच्चों, यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मूल्य होगा। यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? इसको भी हम फार्मूले के द्वारा करेंगे। तो जो को फार्मूला हमारा है K इक्वल टू 1/1 घटा, फिर हम वही करेंगे, MPC आएगा यहाँ पर। तो 1 में से अगर 0.5 घटाएंगे, 1/1 घटा 0.5, तो क्या आ जाएगा? 0.5 ही आ जाएगा। और 5 को यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा 5/10, 1 ऊपर, और इसको उलट देंगे तो 2 उत्तर आएगा हमारा। यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन 1 है, ये गलत है, बी 6 है और सी है 2। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है और डी ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सही और गलत बताइए। निम्नलिखित कथन सही है या गलत है ये बताइए। पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि अंतर होता है, क्योंकि अंतर होता है पूर्ति और स्टॉक में। क्योंकि जो बिना बिका माल होता है, जैसे ही स्टॉक तैयार होता है और एक प्रचलित कीमत पर जो माल बिकने के लिए तैयार होता है उसको हम पूर्ति कहते हैं, और जो बिना बिका माल रह जाता है उसको स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये 9वां क्वेश्चन हमारे पास था। अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन बच्चों। तो ये देखिएगा, मांग का नियम सार्वभौमिक है, परंतु यह भी कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि देखो मांग का नियम सार्वभौमिक है, यानी कि सभी भूमियों पर है, यानी कि सब जगह यूनिवर्सल है। किसी भी कंट्री में कोई भी देश हो वहाँ पर भी मांग का नियम लागू होता है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में लागू होता है। तो इसलिए सार्वभौमिक है, परंतु यह भी कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता। ये कहाँ पर लागू नहीं होता? जहाँ पर मांग के नियम के अपवाद होते हैं, जैसे गिफन गुड्स हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, दुर्लभता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, ये गलत है, ये फॉल्स है। देखो बच्चों ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि बजट रेखा को कीमत रेखा कहते हैं, सम उत्पाद रेखा नहीं कहते हैं। तो ये है बजट रेखा, इसको हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं और कीमत रेखा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। उसका कारण क्या है? आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है? नहीं, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर है आयकर, क्योंकि ये जिस पर लगाया जाता है उसी को इसका भुगतान करना पड़ता है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष कर। देखो बच्चों, आयकर, निगम कर, यहाँ मैं बता देती हूँ, निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, अगर ये चारों में से कोई भी कर आ जाए तो ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। और बाकी चाहे वो मनोरंजन कर हो, चाहे वो बिक्री कर हो, चाहे कोई भी कर हो, चाहे वो GST, वो सब अप्रत्यक्ष कर हैं। और आजकल जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं उनको हटा करके GST लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ेगी निवेश भी बढ़ेगा। इसको मैं एक चित्र के द्वारा दिखाऊंगी बच्चों, ये देखिएगा, ये प्रेरित निवेश का चित्र है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है, और जैसे जैसे आय बढ़ेगी निवेश भी बढ़ेगा। ये क्या है? प्रेरित निवेश है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे निवेश भी बढ़ेगा। तो ये प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणक का मूल्य 1 होगा। ये बिल्कुल सही है। वो कैसे सही है अब हम देखते हैं, इसको बनाकर देख लेंगे। 1/1 घटा 0 यानी कि 0, तो 1/1 आ गया और 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये इसलिए हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा था 14th क्वेश्चन था बच्चों। अब हम 15th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिएगा, साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पर एनडीपी माइनस घिसावट गलत है। अगला है ये तो फॉल्स है, क्योंकि देखो बच्चों, साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पर एनडीपी, ये प्लस आना चाहिए था यहाँ पर। अगर प्लस का निशान होता तो ठीक है, इसलिए ये गलत है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम घिसावट व डेप्रीसिएशन जमा करेंगे तो जीडीपी तब होता है। अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता तो ये हमारा ठीक हो जाता, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले सेट में व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, क्योंकि भुगतान शेष में 3 मदें शामिल होती हैं। दृश्य मदें, वैसे तो ये क्वेश्चन देखो हमारा कटा दिया गया है, लेकिन फिर भी दृश्य मदें, अदृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजीगत अंतरण कैपिटल ट्रांसफर, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं व्यापार शेष में। 1 और यहाँ पर 3, तो अंतर तो होगा। और व्यापार शेष भुगतान शेष का एक भाग होता है। व्यापार शेष छोटा है, भुगतान शेष बड़ा है। ओके बच्चों, तो अब हम लेंगे नेक्स्ट सेट लेंगे। अब हमारा देखो बी सेट कंप्लीट हो चुका है, अब हम करने जा रहे हैं सी सेट की बारी आ गई है हमारी। तो सी सेट में अब हम चलते हैं, सी सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम आ चुका है सी सेट हमारे पास, और सी सेट के एमसीक्यू हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सी सेट आ चुका है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। देखो बच्चों, क्या उत्पादन करेंगे तो केंद्रीय समस्या है, किसके लिए उत्पादन करेंगे ये भी है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे करें ये भी है केंद्रीय समस्या। इसने पूछा कौन सी नहीं है, हमने नहीं है तो देखो यहाँ निर्धनता और बेरोजगारी की जो समस्या है ये केंद्रीय समस्या नहीं है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र पर कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, चुनाव और सीमितता का अध्ययन, निजी उत्पादन को प्रोत्साहन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। गिफन वस्तुएं नहीं होता है इन पर, सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, स्थानापन्न वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन ब है, क्योंकि सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है और मांग के नियम का मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें जो क्वेश्चन नंबर चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपके सामने है बच्चों, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा जब वह प्राप्त करेगा अधिकतम आय, अधिकतम हानि, अधिकतम संतुष्टि, इनमें से कोई नहीं। देखो उपभोक्ता क्या चाहता है, हमेशा अधिकतम संतुष्टि चाहता है। देखो उपभोक्ता संतुलन की बात है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे। एक उपभोक्ता क्या चाहता है, अधिकतम संतुष्टि चाहेगा, और एक उत्पादक का संतुलन अगर आ जाए तो वो अधिकतम लाभ चाहेगा। अधिकतम लाभ, उत्पादक को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि उत्पादक का संतुलन की अवस्था में कब होगा, तो आपको बताना है कि अधिकतम जब लाभ प्राप्त हो, और उपभोक्ता को चाहिए अधिकतम संतुष्टि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम 5th क्वेश्चन में आ रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस या मुख्य कार्य। तो देखो बच्चों, प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, ये बिल्कुल ठीक है, और मूल्य का माप या मूल्य की इकाई, ये दोनों ही ठीक है। और स ऑप्शन हमारा है ए और ब दोनों, तो ये स ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 कार्य हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं वो केवल 2 कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप या मूल्य की इकाई, तो इसलिए स ऑप्शन ठीक है। मूल्य का हस्तांतरण ये द्वितीय कार्य यानी कि गौण कार्य है,
ये गौण कार्य में आता है, इसलिए बच्चों ये ठीक नहीं है। ये गौण कार्य में आता है, प्राथमिक कार्य में ये 2 कार्य आते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए छठा क्वेश्चन बच्चों। छठा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर बच्चों। छठा क्वेश्चन, गिब्बन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। ये ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो गिब्बन पदार्थ हैं वो घटिया पदार्थ होते हैं। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो उनकी मांग भी बढ़ती है, कीमत घटती तो मांग घटती है। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो ये ट्रू है, मांग का नियम का अपवाद है। औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, सही है ये, क्योंकि ये AR है, ये मांग वक्र भी है, डिमांड कर्व भी है। ओके, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये फॉल्स है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां है ये। 9वां क्वेश्चन हमें चाहिए बच्चों। 9वां क्वेश्चन आपका है, पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है। देखो, जिसमें भी समय अवधि लगती है वो एक प्रवाह चर होता है, तो ब्याज भी एक समय के अनुसार मिलता है। महीने में ब्याज, एक वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक हो सकती है, 6 माही भी हो सकती है, और 1 महीने की भी हो सकती है, सप्ताह की भी हो सकती है। ब्याज जो है प्रवाह चर है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें समय अवधि है, तो ये ट्रू है, सही है ये। नेक्स्ट है, साधन लागत पर GDP बराबर है साधन लागत पर NDP माइनस घिसावट। ये गलत है, क्योंकि ये फॉल्स है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर जमा का निशान होता तो ये ठीक होता, लेकिन ये घटा का है, इसलिए गलत है। G से ग्रोस होता बड़ा, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। नेट N से नेट है, नेट छोटा होता, शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है। ये फॉल्स है। क्यों? कर एक अनिवार्य भुगतान है। अगर हम यहाँ से नहीं हटा देते हैं तो ये सही होता, लेकिन अब तो नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखो बच्चों, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं पूर्ति का विस्तार, पूर्ति में वृद्धि। देखो बच्चों, कीमत में परिवर्तन होने से अगर पूर्ति में परिवर्तन होता है तो विस्तार और संकुचन होता है। तो यहाँ पर कीमत के बढ़ने से, ये देखिएगा, यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है। तो देखो, जब जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, तो ये विस्तार है। क्या आएगा? विस्तार। तो यहाँ पर आ जाएगा विस्तार, ये वाला ठीक है। तो यहाँ कहेंगे पूर्ति का विस्तार। और कीमत के अलावा, यानी कि कीमत के समान रहने पर अन्य कारणों से अगर पूर्ति बढ़ती है तो आती है वृद्धि। तो हमारा यहाँ पर विस्तार वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब 13th क्वेश्चन चाहिए बच्चों, और वो हमारे सामने आ रहा है। 13वां जो क्वेश्चन है, क्या है? छात्रवृत्ति डैश आय है, हस्तांतरण आय है। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि एक तरफा भुगतान है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। जब एक तरफा भुगतान होते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट या हस्तांतरण आय है छात्रवृत्ति। देखो बच्चों, हस्तांतरण आय कौन सी होती है? जिसके बदले में हमें कोई काम ना करना पड़े, जिसके बदले में कोई काम ना करना पड़े, एक तरफा भुगतान है, तो ये हस्तांतरण आय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा में डैश शामिल होते हैं। देखो बच्चों, मुद्रा जो होती है उसमें केवल सिक्के नहीं, ये गलत है। तो करेंसी और बैंक जमा। देखो बच्चों, करेंसी जो होती है ना, उसमें नोट और सिक्के दोनों होते हैं, यानी कि नोट जमा सिक्के करेंसी में होते हैं, और मांग जमा जो पैसा हमारा बैंक में जमा है, डिमांड डिपॉजिट, तो ये वाला हमारा बिल्कुल आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां, राजकोषीय नीति सरकार की डैश नीति को दर्शाती है। देखिए बच्चे, जो राजकोषीय नीति है वो आय और व्यय से संबंधित नीति होती है, आय और व्यय की नीति होती है। तो ये आय और व्यय यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मौद्रिक नीति होती है मुद्रा, मतलब ब्याज की दर, मुद्रा की पूर्ति से संबंधित होती है, जबकि राजकोषीय जो नीति होती है ना, आय और व्यय की नीति होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां है, केंज का गुणक माना जाता है। देखो बच्चों, केंज का जो गुणक है वो क्या माना जाता है? वो निवेश गुणक होता है, और काहन का जो गुणक है वो रोजगार गुणक माना जाता है। तो केंज ने जो गुणक दिया है वो निवेश गुणक है, तो ये वाला सही इसमें आएगा। ओके बच्चों, अब हमारा जो सेट है, अब नेक्स्ट सेट हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। तो C सेट हमारा क्लियर हो चुका है।
अब हम देखेंगे डी सेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, अभी डी सेट हमारा रहता है, अब आ चुके हैं हम। ये देखिएगा, ये डी सेट है। अब हम डी सेट के एमसीक्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी डी सेट के एमसीक्यू आपके सामने आ रहे हैं, देखिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि चर है? रोजगार का सिद्धांत, कीमत लोच, लगान का सिद्धांत, वस्तु की कीमत। देखो बच्चों, रोजगार का सिद्धांत ये समष्टि चर है, क्योंकि देखो रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और रोजगार का सिद्धांत कोई एक व्यक्ति का रोजगार नहीं है, ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट है, यानी कि समूह का अध्ययन, एक व्यक्ति का रोजगार नहीं। रोजगार का जो सिद्धांत है सभी के लिए होता है। तो ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। जबकि कीमत लोच ये माइक्रो में हम पढ़ाते हैं, व्यष्टि शास्त्र का है। लगान का सिद्धांत भी साधन कीमत निर्धारण, ये भी व्यष्टि शास्त्र का है। वस्तु की कीमत भी व्यष्टि शास्त्र का है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने पहला क्वेश्चन किया, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? देखो बच्चों, एम यू डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा एम यू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़, ये भी ठीक है। अब ये जो है एम यू, तो क्या था वो ठीक जो था, डेल्टा टी यू डेल्टा क्यू आना था, ये गलत है। एम यू टी यू ऑफ एन माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन, ये भी सही है। देखो बच्चों, ये सीमांत उपयोगिता के तीनों फॉर्मूले ठीक हैं और ये वाला गलत है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? हमने गलत पर फोकस करना है, तो स ऑप्शन हमारा यहाँ पर लगाएंगे, ये ठीक है। ओके, मतलब ये ठीक ऑप्शन नहीं है, कहने का मतलब समीकरण गलत है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो पूछा जिस हिसाब से क्वेश्चन किया गया उस मामले में ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ कितनी होती हैं? तो सभी बच्चों को पता होगा कि 5 होती हैं। तो ए ऑप्शन में 7 ये गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी 12 ये भी गलत है, डी 2 ये भी गलत है। तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन 5 है, कीमत लोच की श्रेणियाँ 5 हैं। कौन सी हैं? इकाई के बराबर लोचदार, इकाई से कम लोचदार, और इकाई से अधिक लोचदार, और पूर्णता लोचदार, और पूर्णता बेलोचदार, ये 5 श्रेणियां हैं। ये मैंने 5 चित्र बना दिए हैं। अभी चौथा क्वेश्चन हम आपके सामने आ रहा है बच्चों। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारी बचते हैं? कौन सी भारी बचते हैं? तकनीकी बचते नहीं, प्रबंधकीय बचते नहीं, जोखिम संबंधी बचते नहीं, सूचना संबंधी बचते भारी हैं। देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी बच्चों, कैसे हमने याद करनी है। देखो बच्चों, केंद्रीयकरण की और विकेंद्रीयकरण की, देखो केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण और सूचना संबंधी, और एक ये आ गई सूचना वाली, ये 3 है भारी सूचना संबंधी। 3 भारी बचते हैं, बाकी सब आंतरिक बचते हैं। तो हमने 3 याद करनी, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, सूचना संबंधी। अब हम आप छांट रहे हैं कि कौन सी भारी बचते हैं, तो सूचना संबंधी एक हमें मिली तो हमने सही लगा दिया कि भी सूचना संबंधी बचते हैं। इस तरीके से आप केवल भारी बचते टिप्स पे कर ले, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, सूचना संबंधी, और जो भी हमें यहाँ मिलेगी वो भारी है और बाकी की क्या है, आंतरिक बचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन हमारा था। अब हमारा आ रहा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्या है, सामान्य लाभ उत्पन्न होते हैं जब ए आर ग्रेटर देन ए सी, ये नहीं है, ए आर इक्वल टू ए सी, ये बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, जब मैंने बताया था, चाहे संतुलन की बात हो चाहे सामान्य लाभ की बात हो, हमने इक्वल वाले निशान पर लगाना है, इक्वल। ए आर इज इक्वल टू ए सी, ये भी नहीं है। ए आर लेस देन ए सी, टी आर ग्रेटर देन टी सी, ये भी नहीं है। अब इसको हम चित्र के द्वारा बनाएंगे, कैसे कि ए आर इक्वल टू ए सी कैसे है। तो देखो बच्चों, ये क्या है, ए आर है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, इसको टच कर रहा ए आर है और ये ए सी है। और जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो क्या होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट होता, ना तो ऐसा सामान्य लाभ होते हैं ना हानि होती है, तो सामान्य लाभ होते हैं। ऐसे में ये ए सी है और ये ए आर है, इक्वल टू एम आर भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, सामान्य लाभ होते हैं,
लेकिन अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग मार्केट की सिचुएशन होती है, उसके अनुसार हमने देखना है। तो जहाँ पर AR=AC होता है तो सामान्य लाभ होते हैं। ये ई बिंदु है जहाँ पर संतुलन की स्थिति में है। ओके, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन हमारा। छठा क्वेश्चन में हम आ रहे हैं बच्चों, किस बाजार में फर्म एक कीमत स्वीकारक है। देखो बच्चों, यहाँ पर एकाधिकार में फर्म कीमत स्वीकारक नहीं है, क्योंकि जो एकाधिकार है वो खुद मालिक है, एकाधिकारी वो खुद अपनी कीमत तय करेगा, तो ये नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बिल्कुल सही ऑप्शन है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में कंपटीशन होता है, यहाँ भी सब अपने अपनी वस्तु के प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट है उसके मालिक होते हैं, उसमें एकाधिकार भी होता है और प्रतियोगिता भी होती है। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमारा सही ऑप्शन है ब। वो कैसे? देखो बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता है, वो देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत का निर्धारण होता है उद्योग द्वारा होता है, जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ एक दूसरे को काटती हैं। तो ये देखो, यहाँ पर ये फर्म है, ये भी फर्म है, ये फर्म ए है, ये फर्म बी है, तो यहाँ से कीमत निकल कर आई, और जो ये पी है ना, ये इन फर्मों को इस कीमत पर ही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है। ये कीमत स्वीकारक हैं, ये अपनी मर्जी से कीमत निर्धारित नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए ये कीमत स्वीकारक है। चाहे अब हम एग्जाम्पल लेते पार्ले फैक्ट्री का, अब उसको ये कीमत आ गई 5 रुपये, 5 रुपये का ही बिस्कुट का पैकेट बेचना पड़ेगा उसको, चाहे उसकी कीमत 2 रुपये आए और चाहे उसकी कीमत आए 7 रुपये। भाई मजबूरी है, उसको बोल दिया कि भी 5 रुपये का बेचना है, आपने अपने हिसाब से मितव्ययता के हिसाब से उत्पादन करना है। अगर कोई ज़्यादा कॉस्ट पर आएगा तो वो फर्म छोड़ कर चली जाएगी, कम आएगा तो प्रॉफिट कमा लेगी या हानि कमा लेगी, तो उसकी मर्जी है। कीमत उद्योग ने तय करनी है और इन्होंने सिर्फ बेचना है, उत्पादन करना है। ओके, तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता का ब ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन हमें चाहिए, और वो क्या है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। देखो बच्चों, 1 रुपये का नोट, हम बिल्कुल ध्यान से देखना है, सीधे मत लिख देना कि RBI, ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकारें, राष्ट्रपति, भारत सरकार, ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, क्योंकि जो 1 रुपये का नोट है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इस पे वित्त सचिव के साइन होते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है भारत सरकार का, तो भारत सरकार ऑप्शन ठीक है, क्योंकि RBI जो है ना, RBI वो नोट जारी करता है, लेकिन 2 रुपये या 2 रुपये से ज़्यादा, रुपये या 2 से ज़्यादा वाले जितने भी नोट हैं, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे वो 100 रुपये का हो, चाहे वो 1000 का, 50 का, 100 का, 200 का, कोई भी नोट हो वो RBI जारी करेगा। लेकिन 1 रुपये का जो नोट है, ये 1 रुपये का जो नोट है, ये कौन जारी करता है? भारत सरकार, ये भारत सरकार जारी करती है। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो 10 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है, तो RBI लिखोगे। 2 रुपये के नोट पर भी RBI लिखोगे, यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा के नोट पर RBI। सिक्के और 1 रुपये का नोट, कागज़ का जो नोट है, वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हमारा आ रहा 8वां क्वेश्चन। बच्चों, भुगतान शेष में शामिल होते हैं दृश्य मदें भी होती हैं, अदृश्य मदें भी होती हैं, पूंजीगत अंतरण भी होता है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम देखेंगे ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हमें चाहिए 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला आ चुका है, सत्य असत्य हमने बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज एक परिवर्तनशील या प्रवाह चर है। पूंजी पर जो ब्याज है वो एक परिवर्तनशील या प्रवाह चर, ये ट्रू है, क्योंकि ब्याज में एक समय अवधि लगती है, टाइम लगता है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, समय के एक बिंदु पर नहीं मापा जाता, बल्कि अवधि पर, टाइम पीरियड में मापा जाता है, अवधि में मापा जाता है, इसलिए सही है, प्रवाह है। ओके, नेक्स्ट है, घटते प्रतिफल का नियम केवल कृषि पर लागू होता है। ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि केवल कृषि पर नहीं। देखिएगा, जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो ये कहते थे कि कृषि पर
लागू होता है, केवल कृषि पर नहीं, और जो बढ़ते प्रतिफल है वो उद्योगों पर। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो भी दुर्लभ साधन हैं सब पर लागू होता है। तो केवल कृषि पर कहना गलत है, फॉल्स है, क्योंकि ये उद्योगों पर भी लागू होता है, उत्पादन के सभी साधनों पर लागू हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां हमारा, अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं। ये फॉल्स है, क्योंकि 2 नहीं कुछ, अल्प होता है थोड़े से, कुछ विक्रेता होते हैं जो जिनकी संख्या होती है 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 और 10 के बीच में होती है लगभग, यानी कि कुछ विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार में, कुछ यानी कि थोड़े से, ए फ्यू विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध की पूर्ति बेलोचदार होती है। ये बिल्कुल ट्रू है, ये सही है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो समय पर ही मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। जो बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं तो एकदम से और ज़्यादा दूध पैदा नहीं होगा, क्योंकि दूध गाय और भैंसें देती हैं, भेड़ बकरी देती हैं, और वो जो समय के अनुसार ही होगा, यानी कि अगर सुबह हमने दूध निकाला है मॉर्निंग में तो शाम के टाइम ही मिलेगा। ये नहीं है कि रेट बढ़ गया तो आप दूध और ज़्यादा निकालना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए दूध की पूर्ति बेलोचदार होती है। बिल्कुल ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है, मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल किए जाते हैं। ये फॉल्स है, केवल करेंसी नोट नहीं बल्कि मांग जमाएं भी शामिल किए जाती हैं, मांग जमाएं भी शामिल की जाते हैं, सिक्के भी शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर तो नोट की बात आई है, तो देखो मुद्रा में करेंसी नोट यानी कि करेंसी C+DD, यानी कि करेंसी में होते हैं नोट और सिक्के और मांग जमाएं बैंकों की, वो भी शामिल की जाती है। और तो खाली नोट कहना गलत है। नेक्स्ट है, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत आय का फलन है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत आय का फलन है, ये जो क्वेश्चन है, देखो जो परंपरावादी थे और जो आधुनिक थे, इन दोनों में ये विवाद है कि भी आय का फलन है या फिर ब्याज की दर का फलन है। यहाँ में पूरा फोकस करेंगे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ये आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिएगा ये जो है क्वेश्चन हमारा ये आय का फलन नहीं है बल्कि ब्याज की दर का। देखो बचत जो है, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ आर, ब्याज की दर का फलन है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हमारा रह गया 15th क्वेश्चन हमारा है, ये देखिएगा, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। जो सेवा कर है वो अप्रत्यक्ष कर है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है, तो ये ट्रू है। अगला है, शिथिल विनिमय दर प्रणाली में विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ये भी ट्रू है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो शिथिल विनिमय दर प्रणाली है ना, वहाँ पर जो ब्याज की जो दर है, शिथिल विनिमय दर प्रणाली में जो विनिमय की जो दर है वो सरकार के द्वारा तय की जाती है, जबकि जो नम्य विनिमय दर प्रणाली है, नम्य जो विनिमय दर प्रणाली है उसमें जो ब्याज की दर है विनिमय की जो दर है उसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो अब हमने ये देखिए बच्चों, ये हमारे 16th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ABCD चारों सेट में करा चुकी हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये ना सभी सेट कराएंगे, यानी कि सभी जितने भी ईयर हैं, यानी कि 2016, 17, 18, 19 का हमने करा दिया है और 2020 का। आज आपको ये सभी सेट, या जल्दी ही मैं ये सभी सेट के जो आंसर हैं या सॉल्यूशंस हैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।